नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं नापतोल न्यूज। हमारा स्पेशल सेगमेंट बैठकी में हम आपकी बात कराते हैं राजनीति से जुड़े लोगों से जो कि अपने अपने क्षेत्र के माहिर हैं, अपने अपने क्षेत्र में नाम कमाया है। आज की बैठकी में हमारे साथ हैं इंजीनियर अनीस अहमद साहब, जो कि बरेली में एक जाना पहचाना नाम है। पहले इंजीनियर रहे और फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार समाजवादी पार्टी में ही क्यों जुड़े, ऐसी क्या चीज़ समाजवादी पार्टी में अच्छी लगी जिससे कि समाजवादी पार्टी से जुड़ने का ख्याल आया। समाज सेवा करते रहे हैं, समाज सेवा में एक बड़ा नाम है, पहले भी लगातार लोगों से जुड़े रहे हैं और अभी भी जुड़े रहे हैं। साथ ही साथ अल्पसंख्यक मोर्चा समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। समाजवादी पार्टी को लेकर मुस्लिमों के मन में जो चीज़ें रहती हैं उन पर भी सवाल करेंगे और राजनीति को लेकर सवाल करेंगे। इनके जीवन के उन पहलुओं पर भी बात करेंगे जो अभी तक लोगों से छुपे हुए हैं। बात करते हैं इंजीनियर अनीस अहमद साहब से। बहुत बहुत स्वागत है बैठकी में आपका। इंजीनियर साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप जॉब में थे, इंजीनियर थे, एक अच्छी खासी रेपुटेशन वाला पद कहा जाता है जिसे इंजीनियर कहते हैं, उसके बाद आपने राजनीति में एंट्री की। कैसा सफ़र रहा? बचपन से लेके इंजीनियरिंग करके राजनीति में आए। थोड़ा सा शॉर्ट में अपने सफ़र के बारे में जनता को बताएं। ऐसा है, मैं डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर का रहने वाला हूँ जी। मेरी एजुकेशन ज़्यादातर बरेली में हुई है। बरेली रहना बहुत हुआ है मेरा। जी। लोग अक्सर ये कहते हैं कि इंजीनियर साहब आप राजनीतिक नहीं हैं, आप सीधे आदमी हैं, आप शरीफ आदमी हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ कि शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में मेरा परिवार जो मुस्लिम समाज में बड़ा राजनीतिक परिवार माना जाता था। जी। मेरे चचा मोहम्मद सईद खां साहब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के, जैसे ज़िला पंचायत कहा जाता है, उसके अध्यक्ष रहे, कोऑपरेटिव के अध्यक्ष रहे। मेरे भाई शहर से विधायक रहे, कई बार रहे। मेरे दूसरे भाई ब्लॉक प्रमुख रहे और समाजवादी के पहले ज़िला अध्यक्ष बने और जो काफ़ी टाइम तक रहे। जी। तो ये कहना कि मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मेरा राजनीतिक पूरे परिवार से जुड़ाव रहा है, मेरा दिमाग शुरू से ही राजनीतिक रहा है। जी। लेकिन आज की जो राजनीति है उसके हिसाब से मैं राजनीतिक नहीं हूँ। जी। क्योंकि आज की राजनीति दूसरे हिसाब से चल रही है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री रहे हैं, मैंने एक उनका पार्लियामेंट में बयान सुना था। उन्होंने उस बयान में ये कहा था कि राजनीति जो है, पहले अच्छे परिवार के लोग राजनीति किया करते थे और जो समाज सेवा उनका फ़र्ज होता है कि समाज सेवा के लिए राजनीति करते थे। जी। फिर एक दौर आया बीच में कि राजनीतिक लोगों ने माफियाओं का सहारा लेना शुरू कर दिया। बहुत दिन एक दौर चला, माफियाओं के सहारे लोग MP MLA बनते रहे। जी। फिर जब माफियाओं ने सोचा कि मैं जब MP MLA बनवा सकता हूँ तो मुख्यमंत्री बनवा सकता हूँ, जी। तो मैं खुद क्यों नहीं बन सकता। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि जो माफिया गुंडे किंग मेकर की भूमिका में थे वो फिर अब आकर किंग बनने की लालसा पालने लगे और किंग बनने के सपने देखने लगे। जी जी, ये बयान उनका मैंने सुना था। तो ये जो दौर चल रहा था, बीच में जो दौर था वो माफियाओं का था। जी। 2014 से मैंने ये देखा कि अब उसमें जब धार्मिक लोगों ने देखा कि अरे यार माफिया लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं धर्म का सहारा लेकर राजनीति कर सकता। जी। तो ये जो दौर चल रहा है इस टाइम, वो धर्म से रिलेटेड चल रहा है। जी। जी। तो इसलिए मैं उस राजनीति में फिट नहीं हो पाता हूँ। जो लोग कहते हैं कि झूठ फरेब ये सब चीज़ें बोलना, जी। मैं झूठ नहीं बोल सकता, मेरे ब्लड में नहीं है, जी। सच बात करता हूँ। तो ये मेरा एक वो रहा। और जहाँ तक आपने
कहा राजनीति से आपका कैसा सफ़र रहा। जी। बहल कर रहा हूँ और मुझे बड़े जो हमारा नेतृत्व रहा है उसका मुझे हमेशा सपोर्ट मिला है, प्यार मिला है। वो सिर्फ इसी सच्चाई की बिना पर मिला है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे रामपुर भेजा, जिम्मेदारी दिया, ईमानदारी से चुनाव वहाँ लड़ाया। हम लोगों ने जो कैंडिडेट हमने लड़ाया वहाँ से, तो वो एक मस्जिद के इमाम थे। जी। 15,000 रुपये उनको सैलरी मिलती थी। उन्होंने खुद ही बताया कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। जी। तो उसमें हम लोगों को पार्टी से जो पैसा मिला, जी। तो उस पैसे से पूरा चुनाव लड़ाया। और मैं ये समझता हूँ कि एक सभासद भी इससे ज़्यादा पैसा खर्च करता होगा जी। जितना पैसा वहाँ पार्टी से हम लोगों ने लिया। जी। चाहते तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और देते पैसा मुझे, बिल्कुल। लेकिन जो उन्होंने दिया 11-12 लाख रुपया, जी। पूरा पार्लियामेंट उससे लड़ा गया है, उस पैसे से लड़ा गया है। अपना जो भी सरमाया था, जो भी था, अपनी एनर्जी लगाई उसके अंदर और कामयाबी हासिल की। समझे? तो सच्चाई जीती है, ईमानदारी जीती है वहाँ से। तो लोग कहते हैं अरे आप राजनीतिक नहीं हैं, अरे वो तो बड़े सीधे आदमी हैं। नहीं, ये तो फैक्ट है कि बरेली की राजनीति में बहुत ही कम ऐसे नेता हैं जो आपके मिजाज के हैं, आपके नेचर के हैं, जो इस तरह से अपनी बात रखते हैं, सीधी सच्ची तरीके से बात रखते हैं और अभी तक आप विवादित नहीं हैं। ऐसा बहुत कम लोगों में देखने को मिला है कि राजनीति में आने के बाद किसी विवाद से दूर रहे हों। ऐसा कैसे कर पाते हैं आप? नियत सही है। नियत में यह है कि हमें जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनको हराना है, कि उससे देश को बहुत नुकसान हो रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है, ख़ास करके हमारे जो अल्पसंख्यक समाज है उसको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उसके लिए मैंने नियत ये कर रखी है कि समाजवादी को हमें जिताना है, इंडिया गठबंधन को जिताना है और बीजेपी को हराना है। तो इसमें हम सबको, कोई हमें गाली भी देता है, बुरा भला भी कहता है, लोग मुझे मुल्ला के नाम से भी बुलाते हैं एक आध लोग, तो मैं उनको भी गले लगाता हूँ, आ जाओ भाई, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस चीज़ से परेशान हैं कि किसी तरीके से 2027 में हम लोग कामयाबी हासिल करें। इसके लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हमारा जो परिवार का मुखिया है, जब वो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, सभी से मोहब्बत करते हैं, तो हमारी सबकी ड्यूटी बनती है अपनी अना को, अपने उसको गुरूर को ख़त्म करके, गुटबंदी को ख़त्म करके, आपस में एकजुटता करके इस ताकतों से लड़ा जाएगा। और लड़ रहे हैं, उसकी कोशिश हमारी चल रही है। आज से मैंने अपनी एक पीडीए यात्रा शुरू करी है और उसमें मैं समस्त जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं, चाहे भले ही वो मुझसे कहीं ना कहीं से दुश्मनी रखते हैं, मुझे हो सकता है उनके दिमाग में कुछ हो, लेकिन मैं उनको भी इनवाइट किया है। और मेरा लगातार, मैंने कल प्रोग्राम सब चेकआउट कर दिए हैं। पूरा 1 महीने का हमारा ये प्रोग्राम चलेगा। एक एक दिन में 2-2 मीटिंगें, 3-3 मीटिंगें हम करेंगे और उसमें सभी लोगों को बुलाएंगे। और मेरा मकसद जो है यहाँ पर आपस में एकजुटता पैदा करने की है। पहले हम एकजुट होंगे, उसके बाद ही इन ताकतों से हम लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी में जो गुटबंदी की बात आपने कही, तो क्या समाजवादी पार्टी को एकजुट करने के लिए कुछ विशेष किया जा रहा है? यही है विशेष कि हम जैसे अभी मैंने 2 दिन 4 दिन पहले अपने घर पर सारे लोगों को बुलाया था और बुला के खाने पीने पर चर्चा की थी। और शहर के कुछ मोहद्दिर लोगों को भी बुलाया था जो राजनीति से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते हैं, लेकिन समाज में उनका एक वैल्यू है, उनको बुलाया। और मेरा प्रयास है कि हम इस गुटबंदी को बहुत जल्द ख़त्म कर देंगे। समाजवादी पार्टी ने आपको एक अहम जिम्मेदारी दी है, प्रदेश उपाध्यक्ष पद सौंपा है जो कि अल्पसंख्यक मोर्चा का है। तो अल्पसंख्यकों को लेकर कई चीज़ें सामने आती हैं कि लगातार बयानबाजी होती है कि मुस्लिम समाज सिर्फ समाजवादी को वोट करता है। आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं? क्या मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी को ही वोट करता है या फिर कुछ अच्छाइयाँ देख के वोट करता है, या समाजवादी पार्टी
जिस तरह से काम करती है अल्पसंख्यक के नाम पर, वो सिर्फ छलावा है। नहीं नहीं, ऐसा है, छलावा जो है वो लंबा नहीं चला करता है। जी छलावा चंद उसकी लाइफ बहुत कम होती है। जी आज मेरा ख्याल समाजवादी को बने हुए 97 से 35 साल से ऊपर होने जा रहा है, जी और मुसलमान उनके साथ आज भी एकजुटता के साथ जुड़ा है और बढ़ रही है, एकजुटता बढ़ रही है। 2022 का जो चुनाव हुआ, 2024 का जो चुनाव हुआ पार्लियामेंट का, तो इसमें किसी भी पार्टी का कोई असर नहीं चला, चाहे वोटर किसी भी पार्टी का हुआ। इंजीनियर अनीस अहमद समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोटरों को किस तरह से रोक पाएंगे? अभी कांग्रेस अलग लड़ रही है दिल्ली में और यहाँ इंडिया अलायंस में है। हो सकता है कि आने वाले समय में 2027 में दोनों की राहें अलग अलग हों, तो क्या मुस्लिम वोटर को रोकने के लिए इंजीनियर अनीस अहमद कुछ विशेष योजना लेके आए हैं? ऐसा है कि देखिए, दिल्ली की जहाँ तक बात है वो तो एक रेयर केस अलग है। जी इंडिया गठबंधन बना हुआ है और इंडिया गठबंधन 27 तक रहेगा। ये जो ऊपरी लोग बातें करते हैं करते रहे, लेकिन जो मेन इसकी लीडरशिप है, जैसे मेरे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, उधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी हैं, ये लोग आज भी एकजुट हैं। बाकी लोग जो कुछ ऐसे हैं कि अपने अपनी विचारधारा रख देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जिस तरह से मुस्लिम समाज में शिक्षा को लेकर अभी भी उतनी जागरूकता नहीं है जितनी होनी चाहिए। आप एक पढ़े लिखे परिवार से आते हैं, आप स्वयं इंजीनियर हैं और आपने अपने समाज के लिए कुछ विशेष सोचा है, कुछ अच्छा सोचा है। शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? जैसे कि कई बार मदरसे की शिक्षा को लेकर सवाल उठते रहे हैं, तो इंजीनियर अनीस अहमद की नज़र में क्या मुख्य धारा की शिक्षा मदरसों में दी जानी चाहिए या मदरसों की शिक्षा बंद करके मुख्य धारा की शिक्षा की तरफ बच्चों को मोड़ना चाहिए? ऐसा है, आपने भी देखा होगा, मैंने देखा है कि, और इसका मैं शुक्रिया अदा करूंगा भारतीय जनता पार्टी का कि उसने जो अल्पसंख्यक समाज है उसको इतना जागरूक और इतना एकत्रित कर दिया है कि जब मैं 90 में बरेली पोस्टिंग हुआ था तो उस वक्त सिर्फ 2 डॉक्टर यहाँ SZ खान सुना करते थे और एक डॉक्टर सरकार हैदर मुझे मिले थे। इसके अलावा यहाँ डॉक्टर नहीं थे मुस्लिम में। आज इतने डॉक्टर हैं कि उनकी गिनती लगाना मुश्किल है। तो तालीम की तरफ भी ध्यान गया है कि मुस्लिम समाज को लगा कि अब हमें कुछ एकजुटता करके पढ़ाई करना है, तरक्की करना है। और ये बता दूं कि मुस्लिम समाज अपने बलबूते पर ही कुछ कर सकता है। जो ये विचारधारा जो चल रही है, इस विचारधारा में उसको कामयाबी नहीं मिल सकती। उसने ये समझ लिया है कि हमें अब पढ़ना लिखना है और भागीदारी, राजनीति में भी भागीदारी करना है, चाहे वो प्रधानी से लेकर के किसी भी लेवल पे जाएं, उस पे जा रहे हैं लोग। आप देखिए कि राजनीति में भी लोग बढ़े हैं, तो कारोबार में भी बढ़े हैं लोग, तो बढ़ रहे हैं लोग, तरक्की हो रही है इसमें। और समाजवादी इसके लिए पूरा प्रयासरत है, उसमें पूरा सहयोग हर तरीके से मिल रहा है हम लोगों को। समाजवादी पार्टी ने आपको इतना बड़ा जो पद दिया है, उसके बाद आप लगातार सक्रिय हैं, पूरे यूपी में जा रहे हैं, जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ सामने आई है, जिस तरह से मुस्लिम समाज के 2 अहम मुद्दे 3 तलाक, हलाला और शिक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल उठाती रही है। तो आपको क्या लगता है जो 3 तलाक का मुद्दा है उस पर मुस्लिम समाज की राय क्या है? इंजीनियर अनीस अहमद की राय क्या है जो समाप्त करने की बात कही जा रही है? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जो इसके पीछे RSS लॉबी है, ये देश के आज़ाद करने से पहले इसकी विचारधारा बिल्कुल संविधान विरोधी थी। ये संविधान को नहीं मानते हैं, क्योंकि संविधान में हर धर्म के लोगों को हक दिए गए हैं और उनको एक लिमिटेशन की गई है और इस लिमिट के अंदर सबको काम करना है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुस्लिम विरोधी है, और मुस्लिम विरोधी क्या, अब तो ये साबित हो गया है कि ये
उस विचारधारा के विरोधी हैं जो 90% पिछड़ा लोग हैं, उनके भी ये विरोधी हैं। ये तो सिर्फ चंद लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जो गुजरात के लोग हैं, चंद उसके लोगों के लिए काम हो रहा है। ये देश के लोगों की समझ में आ गया और इसका रिजल्ट 2024 में जनता ने दिया है इनको। मैंने 3 तलाक के लिए पूछा। 3 तलाक का जो कानून बनाने की बात हो रही, 3 तलाक पे प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? अब 3 तलाक का ये तो हर चीज़ में दखल दे रहे हैं ना। नहीं, 3 तलाक को थोड़ा आसान शब्दों में अगर आप समझा सकें हमारे दर्शकों को, 3 तलाक आखिर है क्या? बहुत से लोग 3 तलाक के बारे में जानते नहीं हैं। 3 तलाक एक साथ दे सकते हैं या अलग अलग उसका कोई मामला है, उसे थोड़ा सा साफ कर देंगे तो बेहतर रहेगा। ऐसा है, देखिए ये लोगों ने इसको बना लिया है। तलाक का मुद्दा ये है कि 3 तलाक एक बार नहीं होती है, उसका टाइमिंग फिक्स किया गया है। क्या टाइमिंग? इस्लाम ने ये कहा है कि तलाक अगर कोई देता है और उसके बाद उसको महीना 15 दिन का फिर टाइम देता है, सुधार अगर नहीं उस महिला में हो रहा है जी उसको लग रहा है कि शायद इस झटके में सुधर जाए कि मैं तलाक दे दूंगा तुझे, जी फिर अगर मान लिया नहीं सुधार हो रहा है, फिर दूसरा मौका दिया है, जी फिर महीना 2 महीने के बाद फिर देखा कि भाई शायद सुधर गई, जी जी तो इसमें 3 बार इसलिए कहा गया है कि 3 बार मौका दिया गया सुधरने के लिए। जी अगर मान लिया कोई महिला सुधर नहीं पा रही है, रिश्ते अच्छे नहीं चल पा रहे हैं, जी तो उसके लिए तब ये कानून बनाया गया और इसके लिए बड़ी सख्ती की गई है। इसके लिए बड़ा दंड है एक तरीके से तलाक का, मजबूरी है तलाक। तो इस 3 तलाक इसलिए कि भाई 3 मौके दिए गए, नहीं सुधर रही है तो अलग ही कर लो, बजाय इसके कि उसको मार दो, जला दो, ये कर दो। इससे तो बेहतर है कि भाई चलो तुम अपना रास्ता अलग लो, मैं अपना रास्ता अलग लेता हूँ। अंत में आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से आप लगातार समाज सेवा में सक्रिय हैं, तो क्या कोई पर्टिकुलर विधानसभा है जिससे आप टिकट के दावेदार हैं, या फिर समाज सेवा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने जो आपको काम दिया है उसे पूरा करने के लिए आप पूरी ताकत से लगे हुए हैं, या आने वाले समय में हम इंजीनियर अनीस अहमद को किसी विधानसभा से प्रत्याशी के तौर पे भी देख पाएंगे? ऐसा है, ये चीज़ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। जी अगर मुझे वो ये समझते हैं कि उसका नाम क्या, इंजीनियर साहब को लड़ाया जाए और यहाँ से इनको कामयाबी मिल सकती है। मेरा लक्ष्य बरेली की 9 विधानसभाओं पर है। जी अगर मेरे रहने से लगता है कि मुझे ये सीट मैं नहीं निकाल पाऊँगा, जी तो मैं पार्टी के हक़ में अगर हूँ तो मैं ये विचार करूँगा कि मैं खुद ही जाके उनसे कह दूँगा साहब मैं इसमें नहीं कामयाब हो पाऊँगा, फला शख्स को ला दीजिए, वो कामयाब हो जाएगा इसमें। अगर मुझे सच्ची पार्टी से लगाव है जी और अगर मुझे अपने से लगाव है और पार्टी से लगाव नहीं है, जी तो हम अपनी तारीफ़ें करते घूमेंगे साहब हम तो इतने बड़े काबिल हैं, हम तो हमारे साथ इतनी जनता है। जी समझे? जी अपना अंदाज़ा आदमी को अपने आप लग जाता है। बिल्कुल। समझे? ये कहने की बातें हैं, जी नाच गा के कूद फांद करके, जी जी समझे, कि शोहरत हासिल कर लेना, ये सब चीज़ें करना, इससे जनता का भला होने वाला नहीं है। जनता का भला होगा उसके लिए अच्छी नीतियाँ बनाई जाए, उसके लिए अच्छे काम किए जाए, उनके बीच में जाया जाए, पार्टी की नीतियाँ बताई जाए और पार्टी के लिए काम किया जाए। तो पार्टी के लिए काम करिए, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर छोड़ दीजिए किसको लड़ाना है, किसको करेंगे। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर अनीस अहमद साहब, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं जी जान से लड़ने के लिए तैयार हूं। अगर मुझे लगता है कि मैं अपनी सीट नहीं निकाल पाऊंगा तो मैं निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह टिकट वापस कर दूंगा और कह दूंगा कि आप फला व्यक्ति को लड़ा दीजिए। फिलहाल तो कई मुद्दों पे इनसे हमारी बात हुई। 3 तलाक को लेकर इन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी कि 3 तलाक एक साथ नहीं दे सकते, इसके लिए अलग अलग फेज हैं। फिलहाल अभी तक के लिए बस इतना ही। लगातार ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए नापतोल न्यूज़ के साथ। मैं हसीन दानिश, बरेली।